हेलो एवरीवन। कभी आपने सोचा है कि एक ही प्रोडक्ट की डिमांड कभी सडनली बढ़ क्यों जाती है और कभी गिर क्यों जाती है? सिर्फ प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल होता है या और भी फैक्टर्स हैं जो इस डिमांड को अफेक्ट करते हैं? तो आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दैट इज डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ताकि हम ये कॉन्सेप्ट समझ पाए। सो व्हाट इज डिमांड? Demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing to and able to buy at each possible price during a given period of time. What does this mean? कि डिमांड एक ऐसी क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी की, किसी भी चीज की, जो एक कंज्यूमर विलिंग है। विलिंग मतलब उसकी इच्छा है, वो उसे खरीदना चाहता है। एबल टू बाय मीन्स कि वो उसकी परचेजिंग पावर के अंदर है। वो मतलब जो हमने कल पढ़ा था कल के कॉन्सेप्ट में, दैट इज वो उसके बजट के अंदर है, वो उसे खरीद सकता है, उसके पास इतनी इनकम है टू बाय द प्रोडक्ट, और एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ईच पॉसिबल प्राइस मतलब कि उसकी जो भी प्राइस है, हमारी विलिंगनेस भी है उसको खरीदने की, एंड आई एम एबल टू बाय इट एज वेल। और मैं चाहती भी हूँ उसको उसी सेम प्राइस पे जो मार्केट मुझे प्राइस दे रहा है, मैं उस पर उसको खरीदना भी चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे वो प्रोडक्ट अननेसेसरी महंगा लग रहा है, मेरे पास है उस चीज़ को खरीदने के लिए 500 रुपये, बट मुझे लगता ही नहीं है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू 500 रुपये है। मुझे ऐसा लगता है कि वो 200 रुपये में भी आ सकता है, तो मुझे वो बहुत ही महंगा लग रहा है, तो आई वोंट बाय इट। तो मेरे पास, मैं उस गिवन प्राइस पे उसको खरीदना भी चाहती होनी चाहिए, एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हम इसको एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर रख के रेफरेंस में समझते हैं। तो डिमांड किसी भी कमोडिटी की ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक कंज्यूमर विलिंग एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज आपको आइसक्रीम खानी है, तो 10 रुपीज की आइसक्रीम आती है। तो आप उसके लिए, आपकी विलिंगनेस भी है कि आपका खाने का मन है, आपके पास में आपका आपका बजट 30 रुपीज है, तो आपके पास उसको खरीदने के लिए इनफ पैसे भी हैं, यू आर एबल टू बाय इट एज वेल। एंड आपको लगता है कि यस, एक नॉर्मल चोकोबार और या फिर ऑरेंज आइस कैंडी, ये सब 10 रुपीज के अंदर ठीक प्राइस है, तो आप उसके अंदर खरीदना भी चाहते हो। सो दिस इज योर डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। और ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा और एडवांस एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी मे बी इधर विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिविजुअल और विद द रिस्पेक्ट टू एन एंटायर मार्केट। तो अगर एक सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन की हम डिमांड की बात करते हैं, जैसे आपकी मेरी, तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। और जब हम पूरे मार्केट की, सभी लोगों की डिमांड एक ही प्रोडक्ट के लिए देखेंगे, तो उसे हम मार्केट डिमांड कहेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड की। Individual demand refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during the given period of time. ये सेम डेफिनेशन है डिमांड की, बस ये एक इंडिविजुअल के रेफरेंस में है कि सिर्फ आपको आइसक्रीम खाने का मन है, आप उसे अफोर्ड कर सकते हो और आप उसको गिवन प्राइस पे खरीदना चाहते हो या नहीं। तो आप उसको खरीदना चाहते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो देन इट इज योर डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। एंड मार्केट डिमांड क्या हुई? उस एक आइसक्रीम की, उस एक चोको बार की, पूरे मार्केट की, पूरे इंडिया में जितने भी लोग आइसक्रीम खाना चाहते हैं, उसे अफोर्ड कर सकते हैं, उस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, उन सब की डिमांड को जब मैं ऐड कर दूंगी, तो इज मार्केट डिमांड फॉर दैट वन पर्टिकुलर आइसक्रीम। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। देन व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस डिमांड? हमने देखा कि अभी हमें डिमांड समझ में आ गया कि डिमांड क्या होती है, और डिमांड के दो तरीके की डिमांड समझ में आ गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हम अभी माइक्रो ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ दो ही तरीके की डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। एक और तरीके की डिमांड होती है, दैट इज कॉल्ड योर एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट। तो वो हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तो हम वहां पर एग्रीगेट डिमांड समझेंगे। बट आई होप इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड सबको क्लियर हो गई। इंडिविजुअल डिमांड वंस अगेन इज व्हाट? इट इज डिमांड फॉर वन कमोडिटी बाय वन कंज्यूमर, एंड मार्केट डिमांड इज डिमांड फॉर वन कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स। ठीक है, अब हम समझते हैं व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि डिमांड को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कि आप किसी चीज को खरीदते हो या नहीं खरीदते हो, वो सब चीजों को कौन कौन चीजें, क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं कि एज एन इंडिविजुअल आपकी डिमांड किस किस चीज से अफेक्ट होती है। नंबर वन, इट इज अफेक्टेड बाय
प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। यस, हमारे आइसक्रीम वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था, तो आइसक्रीम की खुद की प्राइस ही सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है कि वो 10 रुपए की है, आप अफोर्ड कर सकते हो, सारी चीजें आप देखते हो, तो उससे आप अफेक्ट होते हो ना। अगर ये आइसक्रीम आप आज 10 की मिल रही थी, कल 12 रुपए की हो जाती है, तो आपको ये महंगी लगेगी, राइट। तो आपकी उसको लेके डिमांड विल फ्लक्चुएट अ लिटिल बिट। आज आपने 3 आइसक्रीम खाई क्योंकि वो 10 रुपए की थी, आपका 30 रुपए का बजट था। अगर कल ये महंगी होके 12 रुपए की आइसक्रीम हो जाती है, तो यू वोंट बी एबल टू बाय ऑल 3 आइसक्रीम्स, है ना। आज आप नेक्स्ट डे आप मे बी क्या करोगे, सिर्फ 2 ही आइसक्रीम्स खरीदोगे, तो आपकी डिमांड में इफेक्ट आया ना, कि कल आप ज्यादा डिमांड कर रहे थे, आज आप कम डिमांड कर रहे हो। सो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जो कमोडिटी आप खरीदना चाहते हो उसी की प्राइस वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। ये तो सबसे ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और भी फैक्टर्स होते हैं, ये तो हम इजीली समझ पाते हैं कि हाँ चलो, कुछ सस्ता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं, कुछ महंगा है तो हम उसे कम खरीदते हैं। बट और क्या फैक्टर्स हैं? प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी। जैसे और रिलेटेड गुड्स होते हैं दो तरीके के, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर। सपोज जैसे आप चाय बनाते हो, तो टी एंड शुगर, जो लोग चाय में शुगर लेते हैं उनके लिए टी एंड शुगर आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ओके, बिकॉज दे आर यूज टुगेदर। कार एंड पेट्रोल और डीजल वट एवर, कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बिकॉज आप कार को बिना पेट्रोल के नहीं चला सकते हो, तो ये हमेशा साथ में कंज्यूम किए जाते हैं, साथ में खरीदे जाते हैं, ठीक है। बैट एंड बॉल, okay, these all are examples of your complementary goods which are used together, okay। so ये थे हमारे complementary goods। तो अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, आपको सपोज कार खरीदनी है, तो आपका कार इज द मेन गुड दैट यू आर डिमांडिंग, राइट। तो कार इज योर गुड विच यू आर डिमांडिंग, बट मार्केट में पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाती है, तो यू माइट पोस्टपोन योर परचेज ऑफ कार। वाई? बिकॉज इट इज, जो आपको पेट्रोल उसके साथ में यूज करना है, डेली यूज में आपको साथ में पेट्रोल चाहिए, वो महंगा हो रहा है। तो इसके केस में क्या हो रहा है कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज लीडिंग टू फॉल इन डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी, ठीक है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के कारण जो ओवरऑल आपकी कार की डिमांड है वो कम हो जाएगी। आप कार खरीद भी लोगे तो आप उसको कम यूज करोगे, ठीक है, कि आप उसको, हो सकता है आप डेली उससे बाहर घूमने जा सकते थे, बट अब आप उसके पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, तो यू माइट चूज टू गो ऑन ऑल्टरनेट डेज और वंस इन अ वीक बिकॉज पेट्रोल इज एक्सपेंसिव। तो कार की खुद की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, बस पेट्रोल महंगा हो गया है, इसीलिए आपकी कार का कंजम्पशन और उसकी डिमांड कम हो गई है। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपकी मेन कमोडिटी की प्राइस डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। एंड वाइस वर्सा भी होता है कि अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो जाती है, तो आपकी कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, राइट। यू विल गो ऑन फ्रीक्वेंट ट्रिप्स, ओके। आई होप इट इज क्लियर। दूसरे तरीके के गुड्स होते हैं हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स आर द गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जैसे आप एक गुड से दूसरे गुड को इजीली रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, ठीक है। टी एंड कॉफी को जनरली आप सब्सटीट्यूट गुड्स मान सकते हो कि अगर कॉफी की प्राइस बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, तो यू शिफ्ट टू टी, अगर आप वो दोनों कंज्यूम करते हो तो। और इससे भी अच्छा एग्जाम्पल है पेप्सी एंड कोक। पेप्सी एंड कोक, अगर सपोज दोनों साथ में सेम प्राइस में मिल रही थी, छोटू वाली जो पेप्सी और कोक आती है वो 10 रुपीज की ईच आ रही थी, और अभी कुछ ऐसा होता है कि कोक की प्राइस बढ़ के 20 रुपीज की हो गई, तो व्हाट यू विल डू, यू वोंट बाय कोक एनी मोर, यू विल शिफ्ट टू पेप्सी, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही होती है, कोक, पेप्सी, थम्स अप, ऑल थ्री आर सिमिलर, ओके। तो आप उस पे इसको आप इजीली सब्सटीट्यूट कर सकते हो, आप कोक की जगह पेप्सी भी ले लोगे, आप अपना कंजम्पशन की और डिमांड फुलफिल कर सकते हो। तो इस केस में क्या हुआ, व्हेन प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड, हमारे केस में हम कोक कंज्यूम कर रहे थे, नहीं सॉरी, पेप्सी और कोक थे हमारे दो गुड्स, तो हम उसमें से पेप्सी कंज्यूम कर रहे थे, तो जब प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी, ओके। मैं पेप्सी कंज्यूम कर रही थी और कोक के प्राइसेस बढ़ गए, कोक एक सब्सटीट्यूट गुड है, तो जो लोग पहले कोक कंज्यूम कर रहे थे वो भी अब पेप्सी पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो पेप्सी की ओवरऑल डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यही वाइस वर्सा है कि अगर कोक की प्राइस कम हो जाती 10 रुपीज से, सपोज ये 8 रुपीज की आने लग जाती, तो पेप्सी की डिमांड, क्योंकि हम पेप्सी मेन कंजम्पशन में देख रहे हैं, तो पेप्सी की डिमांड विल फॉल बिकॉज पीपल विल शिफ्ट टू कोक, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू
एवरीवन। तो हमने अभी तक दो फैक्टर्स देखे जो डिटरमाइन कर रहे थे हमारी डिमांड को। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, उसकी खुद की प्राइस। दूसरा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब हम देखते हैं तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऑफ कोर्स आपकी इनकम सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी, दैट इज योर बजट, है ना, कि आप कितना स्पेंड कर सकते हो। आपकी इनकम ही तो बताएगी कि आप किसी चीज को खरीद सकते हो या नहीं। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसे अफेक्ट करती है? अगर वो एक नॉर्मल गुड है तो इनकम का अलग इफेक्ट होता है, और अगर वो एक इंफीरियर गुड है तो इनकम का अलग इफेक्ट होता है। आओ समझते हैं इंफीरियर और नॉर्मल गुड क्या होते हैं। पहले इंफीरियर गुड समझते हैं। बेसिकली कोई भी कमोडिटी अपने आप में इंफीरियर नहीं होती है। इफ एनी कमोडिटी इज परचेज्ड बाय कंज्यूमर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लो इनकम, then it is termed as inferior commodity for that person। क्योंकि आपके पास कम पैसे हैं, अब आप ज्यादा महंगी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो इस कंस्ट्रेंट के कारण, ड्यू टू योर इनकम कंस्ट्रेंट, इफ यू आर बाइंग समथिंग देन इट इज कॉल्ड एज इंफीरियर गुड। कोई गुड अपने आप में इंफीरियर का मैं उसे टैग नहीं लगा के बेच सकती हूँ कि ओहो ये तो इंफीरियर गुड है और ये एक सुपीरियर गुड है या एक नॉर्मल गुड है। एनी गुड कैन बी इंफीरियर टू समवन, एनी गुड कैन बी superior normal good to someone। it is a relative concept, ये person to person differ करता है। for example बाजरा, फॉर अ रिच पर्सन बाजरा इज अ नॉर्मल गुड। क्यों? क्योंकि वो उसे अपनी सिर्फ इच्छा से खरीद रहा है, उसकी ऐसे नहीं है कि वो बाजरा के अलावा वीट को अफोर्ड ही नहीं कर सकता इसलिए उसे खरीदना पड़ रहा है। नहीं, ही कैन अफोर्ड वीट, बाजरा, एनीथिंग। फॉर अ रिच पर्सन इट इज जस्ट एन अनदर ऑप्शन, तो ही इज बाइंग बाजरा, सो इट इज अ नॉर्मल गुड फॉर हिम। बट अगर आप एक लो इनकम पर्सन को देखोगे, ये इफ अ लो इनकम पर्सन और अ पुअर पर्सन is forced by his low level of income to buy बाजरा every day, then it is an inferior good for him। क्योंकि उसको जब भी मौका मिलेगा, अभी उसकी इनकम ही इतनी कम है कि वो सिर्फ बाजरा ही अफोर्ड कर सकता है। वो वीट, राइस, ये सारे गुड्स को ये सारे सीरियल्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सिर्फ वो एक ही अफोर्ड कर सकता है, इसलिए वो बाजरा रोज खाता है। तो उसकी इनकम जब बढ़ जाएगी, जिस दिन उसकी इनकम बढ़ेगी, ही विल शिफ्ट फ्रॉम बाजरा बिकॉज इट इज हिज कंपल्शन टू बाय ओनली बाजरा। ठीक है, तो आई होप फॉर हिम दिस इज एन इंफीरियर गुड, फॉर हिम बाजरा इज एन इंफीरियर गुड। सिंपल भाषा में एक बार मैं और रिपीट कर रही हूँ, इंफीरियर गुड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, पीवाईक्यूज में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम एक बार और अच्छे से समझेंगे। इंफीरियर गुड इज अ गुड विच यू बाय बिकॉज ऑफ योर इनकम कंस्टेंट। आपकी लो लेवल ऑफ इनकम आपको फोर्स करती है किसी को गुड को परचेज करने के लिए, देन इट इज योर इंफीरियर गुड। Okay, a same good can be inferior good and a normal good to do to two different persons। Okay, if you are rich it will be a normal good for you, if you are poor then it will be a inferior good to you। Okay, तो नॉर्मल गुड के केस में क्या हुआ? नॉर्मल गुड है फॉर अ रिच पर्सन, ठीक है, तो नॉर्मल गुड के अंदर इनकम अगर आपकी इंक्रीज होती है तो आप उस प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज करते हो। ओके, तो ये नॉर्मल चीज है कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई, सपोज एक एसी है, एसी एक नॉर्मल गुड है, आपने उसको आप एक नॉर्मल रिच पर्सन हो तो उसकी अगर आपकी इनकम बढ़ गई, पहले आप 1 लाख रुपए कमा रहे थे, अब आपकी इनकम बढ़ के 1,10,000 हो जाती है, तो यू विल बाय एसी, फॉर डिमांड फॉर एसी विल इंक्रीज। ठीक है, अब आप एसी और अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसको खरीद लोगे। ठीक है, बट एक इंफीरियर गुड है, आप इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी फॉल्स। ये बाजरा वाला केस जो हमारा था, इसके अंदर अगर पर्सन की, इस पुअर पर्सन की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो बाजरा और खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसकी मजबूरी थी कि वो सिर्फ बाजरा अफोर्ड कर सकता था। अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो सपोज ही विल बाय वीट और राइस और अदर सीरियल्स। आई होप इट इज क्लियर। हम इसको एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि सपोज जैसे जेनेरिक मेडिसिन होती हैं। ओके, जेनेरिक मेडिसिन होती हैं, जैसे जो यहाँ पे जन औषधि केंद्र होते हैं जो सरकार हमारी चलाती है, वहाँ पे आपको जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती, पर सिर्फ जो मेडिसिन के जो सॉल्ट्स होते हैं वो उन्हीं के नाम पे वो इजीली बिक जाती हैं, तो उनकी जो रेट्स होती है वो कंपैरेटिवली कम होती हैं। ओके, दे आर कंपैरेटिवली चीपर। एंड बाकी ब्रांडेड जो आप मेडिसिन खरीदते हो, जैसे आपने नाम सुना होगा कभी भी, सिप्ला, इफ्का एंड रैनबैक्सी, एबिट, ये सब। ओके, सो ऑल दीज आर ब्रांडेड कंपनीज, तो इनके जो मेडिसिन होती है वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती हैं। सो फॉर अ पुअर पर्सन
फॉर अ पुअर पर्सन हु इज फोर्स टू बाय, अगर उसको मेडिसिन खरीदनी है तो वो सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन ही खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो सपोज जन औषधि केंद्र से जाके ही खरीदेगा, तो ही इज फोर्स टू बाय these generic medicines only. So these are inferior good for him because he cannot afford ब्रांडेड मेडिसिन। और उसी केस के अंदर अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो जेनेरिक मेडिसिन की अपनी डिमांड कम करके वो भी ऐसा सोचेगा ना, मैं भी ब्रांडेड अच्छी वाली मेडिसिन लूं, इनके अंदर कोई भी वैसे डिफरेंस नहीं होता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन एंड नॉट एट ऑल कंसिडरिंग अदर वन इंफीरियर, ऐसा कुछ भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो पीपल प्रेफर कि हम, उनके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है कि मैं ब्रांडेड खरीदूं या जेनेरिक खरीदूं, बट फॉर अ रिच पर्सन इट इज हिज और हर choice to buy either a generic medicine or a branded medicine. I hope it is clear. तो हमें समझ आ गया inferiority और inferior good is a relative concept. It depends from person to person. As a product कोई भी commodity अपने आप के अंदर inferior good नहीं होती है। ओके, तो हमने 3 डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए। अब चौथा डिटर्मिनेंट हम देखते हैं ऑफ डिमांड, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ओके, अगर अगर टेस्ट और प्रेफरेंसेस आपके फेवरेबल हैं, मार्केट के फेवर में आप, कोई भी आपका टेस्ट और प्रेफरेंस है, तो योर व्हेन योर फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो आपकी इनकम इंक्रीज होती है, तो योर डिमांड विल इंक्रीज, नॉट इनकम। अगर आपके फेवरेबल है तो आपकी डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज। आपका टेस्ट अगर फेवरेबल टू द मार्केट है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट डज दिस मीन? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल प्रोटीन रिलेटेड जो भी गुड्स होते हैं उन सब की डिमांड इंक्रीज हो रखी है मार्केट के अंदर, वो फेवरेबल है, सभी ऐसे प्रमोट करते हैं कि इसके अंदर रिच प्रोटीन, दिस इज रिच इन प्रोटीन, यू शुड कंज्यूम प्रोटीन, और आपको ये सारे गुड्स खाने चाहिए, चिया सीड्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स, ये सब गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म एंड एवरीथिंग। तो ये सभी मार्केट का अभी ट्रेंड है। तो आप, ट्रेंडी चीज है क्योंकि प्रोटीन कंजम्पशन को बढ़ाना आजकल ट्रेंड है, इट इज फेवरेबल टू द मार्केट। तो आप प्रोटीन रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपकी है तो उसकी डिमांड मार्केट के अंदर हाई होगी। सेकेंडली, आप उसको ज्यादा खरीदोगे, एज ए इंडिविजुअल कंज्यूमर भी आप उसको ज्यादा खरीदना चाहोगे, जो मार्केट के अंदर होता है आप भी देख के और खरीदते हो। जैसे कोई ट्रेंडी साड़ी है, ट्रेंडी कोई सूट है, ट्रेंडी कॉस्मेटिक है और जीन्स है या फिर कोई भी कपड़े हैं, तो यू प्रेफर टू बाय देम। ओके, बट अगर कोई अनट्रेंडी चीज है, ठीक है, विच इज नॉट फेवरेबल टू द मार्केट्स टेस्ट, और सब ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत ही आजकल बढ़िया नहीं है, ये तो पुराना फैशन हो गया, जो हम जनरली कहते हैं ना फैशनेबल एंड नॉन फैशनेबल, तो वही, तो उसकी अगर कोई भी अनफेवरेबल चीज आप खरीदते हो तो उसकी डिमांड इज कंपैरेटिवली लेस, उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि आप उसे खरीदना नहीं चाहते हो। आप सब भी एज ए इंडिविजुअल भी आप उसी को खरीदना चाहोगे जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंडी है और मार्केट जिस चीज को भी फेवर कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स योर इंडिविजुअल डिमांड, राइट। देन योर लास्ट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। कि आप फ्यूचर में, आज की प्राइस नहीं, आप फ्यूचर में अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी, तो आप उसके प्रेजेंट कंजम्पशन को भी अफेक्ट करते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल जो अभी रियल लाइफ कंडीशन हमारे साथ चल रही है, हम सबको पता है यूएस ईरान वॉर चल रहा था, उसके कारण गल्फ, पर्शियन गल्फ वाले एरिया के अंदर प्रॉब्लम हो रखी है, तो ऑयल क्राइसिस है वर्ल्ड के अंदर, ऑयल क्राइसिस है। तो इतने टाइम से हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी ऑयल और महंगा होगा, पेट्रोल और ये सारे ऑयल हमारे महंगे होने वाले हैं, बट अभी तक तो हमारी गवर्नमेंट ने उसे कंट्रोल कर लिया था। बट अभी 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ऑयल प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज, तो आप सबको अपना कंजम्पशन उसका डिक्रीज कर देना चाहिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, ट्रिप्स कम करो, घूमने कम जाओ। तो इन सब में क्या कर रही है गवर्नमेंट, इज प्रमोटिंग यू नॉट टू परचेज मोर एंड मोर ऑयल। तो इस केस के अंदर क्या है कि फ्यूचर में, आज प्राइस नहीं बढ़ा है, अभी तो सेम ही प्राइस चल रहा है, फ्यूचर में हमें पता है पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। तो व्हाट विल यू डू कि आप आज ही खरीद लोगे, आज ही आप ज्यादा पेट्रोल खरीद लोगे, आप जितना ज्यादा खरीद सकते हो, हमारे सारे आपकी जितने भी व्हीकल्स हैं पर्सनल, आप उन सबके टैंक्स फिल करवा के रख लोगे, बिकॉज कल पेट्रोल महंगा होने वाला है। तो व्हाट इज हैपनिंग, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन के कारण ही आपकी प्रेजेंट डिमांड ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग।
सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और अगर ऐसा है कि फ्यूचर में पेट्रोल के प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो आप आज उसे और परचेज नहीं करोगे, तो आपकी आज की डिमांड फॉल कर जाएगी, बिकॉज आप कहोगे कि कल सस्ता होने वाला है, ये तो मैं कल ही भरवा लूंगा, कल ही खरीद लूंगा जाके, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम क्या समझ सकते हैं, जैसे अभी गोल्ड के केस में है, तो गोल्ड के केस में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट गोल्ड यू इज गवर्नमेंट इज नॉट प्रमोटिंग यू टू बाय गोल्ड, ठीक है। वो आपको मना कर रही है कि आपको गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए अभी, क्योंकि उससे गवर्नमेंट का गोल्ड बिल बढ़ रहा है, इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है। तो आपको अभी गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, तो आपको क्या है कि थोड़े टाइम बाद इसके प्राइसेस गिर जाएंगे मार्केट के अंदर, तो फ्यूचर में गोल्ड के प्राइसेस गिरने के चांसेस हैं। आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो रियलिटी नहीं है, 100% श्योरिटी भी किसी चीज की नहीं है, बस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में गोल्ड के प्राइसेस गिर जाएंगे। तो व्हाट यू आर डूइंग, आपकी प्रेजेंट डिमांड फॉर गोल्ड इज गोइंग टू डिक्रीज। आप प्रेजेंटली उसको ऐसे नहीं खरीदोगे, क्यों, क्योंकि कल तो ज्यादा सस्ता होने वाला है, ये तो मैं कल ही खरीद लूंगी, मैं आज नहीं खरीदूंगी। तो हम आज की ही डिमांड देख रहे हैं, तो आज की डिमांड आपकी फॉल कर जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस फॉल होने की बात है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर कैसे हमारी प्रेजेंट डिमांड को अफेक्ट करता है। तो हमारे इंडिविजुअल डिमांड के पांचों डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ लिए, उसका खुद का प्राइस, price of related goods, that is complementary and substitute goods, income of the consumer, in case of normal good it is different, in case of inferior good it is different, okay, and then taste and preferences of the consumer, and then expectation of change in prices in the future। ये थे हमारे इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। हमारे मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, सारे के सारे जो हमने पांचों पढ़े हैं वो सेम टू सेम मार्केट डिमांड को ये पांचों भी अफेक्ट करते हैं। इनका इफेक्ट तो हम समझ चुके हैं, तो हम वापस क्यों समझेंगे। उसके अलावा भी तीन एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करती हैं, इंडिविजुअल की डिमांड पे उतना ज्यादा अफेक्ट उसका नहीं आता है। कैसे, तो वो तीन एक्स्ट्रा क्या है जो सिर्फ मार्केट डिमांड को ही अफेक्ट करते हैं और इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट नहीं करते हैं। वो तीन फैक्टर्स हैं। नंबर वन इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। सपोज आपकी कंट्री की पॉपुलेशन, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से इंक्रीज होके 150 करोड़ हो जाती है, ओके। तो हमारी जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, तो ओवरऑल मार्केट डिमांड हमने देखी थी ना, एक कमोडिटी की डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, बाय ऑल द कंज्यूमर्स, जितने हमारे कंज्यूमर हैं उन सब की डिमांड एक कमोडिटी से। तो ये ऑल जो थे, ये पहले 140 करोड़ थे, सिर्फ इंडिया की हम बात करें तो 140 करोड़ लोग डिमांड कर रहे थे एक चीज को, ठीक है। जैसे हम फूड की बात कर लेते हैं, तो सपोज व्हीट एंड राइस, वीट एक ही लेते हैं, तो वीट की डिमांड है 140 करोड़ पीपल। अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ के 140 से 150 करोड़ हो गई है, तो वीट की डिमांड तो इरिस्पेक्टिव बढ़ने वाली है, बिकॉज जो कंज्यूम करने वाले लोग थे वो सब बढ़ जाएंगे, और इंडिविजुअल को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपना कंज्यूम कर ही रहे ना, बस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए, तो उसके सम टोटल में ही चेंज आ रहा है। तो इस कारण से मार्केट डिमांड को साइज ऑफ द पॉपुलेशन तो अफेक्ट करती है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे, कि सपोज हमारी कंट्री में फीमेल पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ से 70 करोड़, ठीक है। तो 60 करोड़ से 70 करोड़ हमारी फीमेल पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो उसके कारण क्या होगा कि जो फीमेल रिलेटेड गुड्स हैं, जो जनरली फीमेल्स ही ज्यादा कंज्यूम करती हैं, जैसे फीमेल सैनिटरी प्रोडक्ट्स हो गए, और साड़ियाँ हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गई, ये सब चीजें, इन सब की जो डिमांड होगी, वो मार्केट डिमांड वो भी इंक्रीज कर जाएगी साथ साथ। तो अगर किसी कंपोजिशन में भी चेंज आता है, तो उनके रिलेटेड गुड्स की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है, और अगर साइज में चेंज आता है तो ओवरऑल डिमांड ऑफ द मार्केट इंक्रीजेस। और ये पॉजिटिव चेंज है तो पॉजिटिव चेंज आएगा, मतलब डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। और ऐसी कोई सपोज नेचुरल कैलेमिटी हो गई, तो उसके कारण पॉपुलेशन कम हो गई, तो उससे क्या हो गया, सपोज ये 140 करोड़ से बहुत ही भयंकर कैलेमिटी थी, तो कुछ सपोज ऐसा ना हो कभी भी, बट ऐसा इट फेल टू द एंटायर पॉपुलेशन काउंट फेल टू 130 करोड़, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, फिर डिमांड, ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी। ओके, कंपोजिशन में भी कुछ चेंज आ जाता है, सपोज सारी फीमेल्स माइग्रेट कर जाए यहाँ से, तो उस केस में भी सारे फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है, मार्केट में कम हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। देन व्हाट इज द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, दैट इज सीजन एंड वेदर। ओके, सीजन एंड वेदर कैसे अफेक्ट करता है, हमारी मेन 4 सीजन्स हैं, ओके। तो विंटर के अंदर वुलन क्लोथ्स की डिमांड क्या होगी मार्केट के अंदर,
कंपैरेटिवली हाई होगी, क्योंकि सभी को विंटर क्लोथ्स चाहिए। तो सीजन, बट वहीं समर के टाइम पे वुलन क्लोथ्स की डिमांड क्या होगी, फॉल कर जाएगी। ओके, ऐसे ही तो सीजन्स भी हमारे, सीजन्स और वेदर भी जैसे अम्ब्रेला है, रेनी सीजन्स के टाइम पे अम्ब्रेला की डिमांड और रेन कोट्स इन सब की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, बट किसी और सीजन के अंदर उसकी डिमांड कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो सीजन्स एंड वेदर ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ कि हमारी कंट्री के अंदर इनकम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सबके पास में प्रोपोर्शन में अच्छे तरीके से उनको इनकम मिल रही है। ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 लोग हैं जो बहुत ज्यादा रिच हैं और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो अल्टीमेट पुअर हैं, दे आर वेरी वेरी पुअर। ऐसा नहीं है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो रिच है वो बहुत ज्यादा और पुअर जो है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कंपैरेटिवली कम है। पुअर भी अपनी बेसिक नेसेसिटीज सपोज अफोर्ड कर सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नेसेसिटी होती है सबकी, ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। छोटी मोटी चीजें जो अपनी रोजमर्रा की चीजें हैं वो सब अपने आप खरीद सकते हैं। बट और रिच पीपल तो दोनों ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके बीच का जो गैप है वो उतना ज्यादा नहीं है। कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी इनकम जो है वो एक एवरेज के पास में ही है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। तो उस केस में क्या होगा, डिमांड, मार्केट डिमांड क्या होती है, हाई रहती है, इट इंक्रीजेस इवन डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है एक कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे मैक्सिमम लोग खरीद पाएंगे ना, उनकी इनकम, उनके पास इनकम है, उसको खरीदने के लिए उनके पास पैसे हैं तो वो खरीद पाएंगे, इसीलिए इन मार्केट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। बट दूसरे केस में अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, दैट इज जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर इज वेरी हाई, जो पुअर है वो बहुत ही पुअर है कि वो बेगिंग कंडीशन में है, वो अपना एक घर भी नहीं है उसके पास में, ना वो खाना अफोर्ड कर सकता है ना कपड़े अफोर्ड कर सकता है, और जो रिच है वो तो एक्सट्रीम रिच है, उससे उनसे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ही अगर हाई है तो वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मार्केट की डिमांड भी कम हो जाती है। कि आप भले ही जो रिच लोग हैं वो नए प्रोडक्ट्स बना लें और नए प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लॉन्च कर दें, बट फिर भी उनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी मार्केट में। क्यों नहीं बढ़ेगी? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय इट। वो उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो उस चीज को कंज्यूम कैसे करेंगे, वो अपना बेसिक खाना ही, फूड ही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो कहाँ से आपके बनाए हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर पाएंगे। तो distribution of income in the entire economy also affects the market demand of a given product. Okay, so these were the determinants of demand and market demand and individual demand. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये हमारे दो आज मेन कॉन्सेप्ट्स थे। अब इससे बहुत ही छोटू सा एक डिराइव्ड कॉन्सेप्ट है, हम उसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो। डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या दिखाता है? डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। ठीक है, ये रिलेशन शो करता है किसके बीच में, कि हमारा जो डिमांड है कि किसी चीज की हम कितनी क्वांटिटी डिमांड करें, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। तो हमारे इंडिविजुअल डिमांड के क्या क्या फैक्टर्स थे जो उसे इन्फ्लुएंस कर रहे थे? दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। दूसरा क्या फैक्टर था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ओके, ऐसे इसको नीचे आर लिखा है मैंने, तो रिलेटेड गुड्स के अंदर दोनों आ गए हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री गुड्स। दैट इज नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इकोनॉमी में इनकम को हम जनरली वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे वाई लिख रहे हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और क्या था? इनकम हो गई हमारी। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, देन इट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देन नेक्स्ट इज हमारी चेंज इन प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, ठीक है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। सो डिमांड इज अफेक्टेड बाय, डिमांड इज फंक्शन ऑफ all these things: price of the own commodity, price of related goods, price, income of the consumer, taste and preferences, and फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस फॉर द प्राइस। ये इंडिविजुअल डिमांड का डिमांड फंक्शन था। अगर आपसे कोई पूछ ले, ये जनरली सीबीएसई और या फिर आईसीएसई के बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो कभी आ जाए तो आप इजीली इसको कर सकते हो। देन मार्केट डिमांड का फंक्शन क्या होगा? वही जो मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स थे, तो डिमांड फंक्शन हियर विल बी, demand or market demand will be function of price of own commodity, price of related goods, income of the consumer, taste and preferences, future expectations of
प्राइस एंड ये तो कॉमन थे इंडिविजुअल डिमांड से, 3 एक्स्ट्रा थे, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, और नेक्स्ट क्या था हमारा, सीजन एंड वेदर, एंड देन फाइनल वन वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ओके, आप इनको कंप्लीटली पूरा खोल खोल के लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। तो ये हमारा हो गया डिमांड फंक्शन भी कंप्लीट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज डिमांड, what are the determinants of demand, individual demand and market demand, and demand function. Okay, and in next class we are going to understand, in next class we will look at, yes, demand schedule, and finally we will draw demand curve. और अगर पॉसिबल हो पाया तो वी विल ऑल्सो डू लॉ ऑफ डिमांड। I hope you liked the video. If you liked it, please press the like button, subscribe to the channel, and share it with your friends. See you in the next video. Thank you.